मेरा नाम अनुष्का है। मेरी उम्र महज 20 साल है। मैंने हमेशा अपनी जिंदगी लाड डिश प्यार में गुजारी है, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि मैं जिंदा होने पर पछताऊंगी। कई दिनों से दीदी के तेवर काफी बदले बदले महसूस हो रहे थे। ये बात मैं अपनी मम्मी से भी बोल चुकी थी, लेकिन मम्मी ने मुझे यह कहकर टाल दिया था कि गुड़िया, उनकी शादी होने वाली है, इसीलिए वह थोड़ी बदल गई है। तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं साफ तौर पर दीदी के अंदर बदलाव महसूस कर रही थी। वह रात देर से घर वापस आती थी और सुबह सवेरे ही घर से चली जाया करती थी। अक्सर दिन के समय मेरी उनसे मुलाकात हो जाती थी, लेकिन वह काफी थकी थकी नजर आती थी। मैं हैरान थी कि उन्हें क्या हो गया है। मम्मी से कहा तो उन्होंने जवाब दिया, शॉपिंग है, घर की तैयारियां हैं, तुम तो छोटी हो, वह अकेली ही सब चीजें देख रही हैं। भाई, तुम लोगों का है नहीं तो सारी जिम्मेदारियां तुम्हारी दीदी पर ही हैं। लेकिन न जाने क्यों मुझे कुछ और महसूस हो रहा था। बचपन से ही मेरी छठी इंद्रिय बहुत अच्छी थी। मैं कुछ भी गलत होता देखती थी तो न जाने क्यों मुझे पता चल जाता था। मैंने फिलहाल मम्मी की बात पर ही यकीन कर लिया और दीदी के लिए दुआ करने लगी कि वह इतनी मेहनत कर रही हैं, शादी के बाद उन्हें अच्छा ससुराल मिले और वह खुशहाल जिंदगी गुजारे। लेकिन मुझे मालूम ही नहीं था कि मेरी बहन एक ऐसे दलदल में फंस चुकी है जहां से निकलना बहुत मुश्किल है। समय धीरे धीरे गुजरता जा रहा था और शादी की तैयारियां सर पर थीं। अब घर में सामान आना शुरू हो गया था, जिससे मुझे भी थोड़ा सुकून महसूस हुआ कि मेरी सोच गलत है। लेकिन मेरी सोच गलत नहीं थी। आज इतवार का दिन था। दीदी के ससुराल वाले आने वाले थे और वह सुबह सवेरे ही तैयार होकर न जाने कहां की तैयारियों में लगी थी। जब अचानक मम्मी कमरे में दाखिल हुई। मैं देर से उठने की आदी थी। घर भर की लाडली होने के कारण मुझे कोई भी नहीं टोकता था। मम्मी की आवाज से मेरी आंख खुली। वह दीदी को डांट रही थी, ये कोई तरीका नहीं है, तुम्हारे ससुराल वाले आने वाले हैं और तुम कहां जा रही हो। जबकि दीदी मम्मी की बात सुनना भी पसंद नहीं कर रही थी। वह जल्दी जल्दी अपने चेहरे पर मेकअप की परत सजा रही थी। जब उन्होंने कुछ नहीं कहा तो मैं बोल उठी, दीदी, यह कोई तरीका नहीं होता। मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। राजवीर भाई अभी आने वाले हैं, उनके साथ उनकी फैमिली भी होगी, सब आपका जिक्र करेंगे। आज आप कहीं नहीं जाएंगी। मेरी बात सुनकर उन्होंने मुझे घूर कर देखा और गुस्से में बोली, अगर दहेज जमा करना है तो मुझे जाना ही पड़ेगा। मम्मी, आप संभाल लेना, और अगर ज्यादा कोई सवाल करे तो कह देना कि लक्ष्मी किसी काम के सिलसिले में बाहर गई है या फिर परिवार में किसी की मौत हो गई है। निर्दयता से कहते हुए वह चली गई, जबकि मैं और मम्मी एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। मुझे तो दीदी का रवैया ही समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उन्हें क्या हो गया है। मैं तो उन्हें अपना आदर्श मानती थी, लेकिन शादी से कुछ महीने पहले उनका जो अंदाज और रवैया बदला था, मेरी सोच ही बदलती जा रही थी। समय धीरे धीरे गुजरता गया। शाम को राजवीर भैया की फैमिली और वे लोग आ गए। आते ही दीदी की सास ने उनका जिक्र किया, लक्ष्मी कहाँ है, अभी तक हमसे मिलने नहीं आई। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। एक अजीब सा डर हो रहा था कि न जाने अब क्या होगा, क्योंकि मैंने सुन रखा था कि ससुराल वाले ऐसी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं रखते। वह बेवजह मतलब निकालकर लड़की को बदनाम कर देते हैं। लेकिन शुक्र था कि वे लोग अच्छी फैमिली से ताल्लुक रखते थे। मम्मी के समझाने पर वे लोग चुप हो गए थे, लेकिन मैंने साफ तौर पर राजवीर भैया के चेहरे पर नाराजगी के एक्सप्रेशन देखे थे। मैंने सोच लिया था कि दीदी आएंगी तो मैं जरूर उन्हें करूंगी कि उनके होने वाले पति उनसे नाराज हैं, इसलिए एक बार उनसे मोबाइल पर बात कर लें। हमने उनकी बहुत शानदार दावत की। दिन और तारीख तय कर दी गई थी और कुछ रस्में भी तय हो गई थीं, ताकि आखिरी मौके पर कोई मुश्किल का सामना न करना पड़े। समय धीरे धीरे गुजरता गया। मम्मी और पापा रात 10 बजे के करीब सो गए और मैं दीदी के इंतजार में जाग रही थी, क्योंकि मैं उन्हें आगाह करना चाहती थी कि राजवीर भैया खुश नहीं है। आप उनसे जरूर बात करें। लेकिन दीदी आने का नाम ही नहीं ले रही थी। समय धीरे धीरे गुजरता चला गया। 1 और दीदी की वापसी लगभग 12 बजे के समय हुई थी। मैं पूरी तरह नींद में डूबी हुई थी, लेकिन जैसे ही मुझे दरवाजे पर खटके की आवाज आई तो मैं फौरन जाग गई थी। दीदी काफी थकी हुई कमरे के अंदर दाखिल हुई थी। उनके पांव लड़खड़ा रहे थे और उन्हें चलने में भी दिक्कत हो रही थी। मैंने दीदी को देखते ही समझ लिया था कि वह काफी थक चुकी है। मैं फौरन उनके लिए पानी लेकर आई थी, जबकि वह सिरना में हिलाकर बिस्तर पर अधलेटी हो गई थी। पल भर के लिए मुझे अपनी दीदी पर रहम आया। न जाने वह कौन सी नौकरी कर रही थी जिसमें उन्हें इतवार की भी छुट्टी नहीं मिलती थी। मैंने दीदी को देखते हुए कहा, आपको पता है, आज आपका पूरा ससुराल आया था। हम समझते थे कि राजवीर भैया और उनकी मम्मी आएंगी, लेकिन उनके पापा, उनकी बहनें
उनके भाई सब आए थे। आपको मालूम है, राजवीर भैया। मैं कुछ और कहती, इससे पहले ही मेरी नजर दीदी के चेहरे पर गई। वह गहरी नींद में जा चुकी थी। मैंने चुपचाप अपना सिर झटका और यह सोचकर उनके बगल में लेट गई कि सुबह सुबह उनसे बात करूंगी। मैं अभी उनके पास ही लेटी हुई थी जब अचानक मुझे उनके पास से एक अजीब सी बदबू महसूस हुई, लेकिन मैंने अपना सिर झटक दिया। शायद यह मेरा वहम ही था। अगली सुबह का सूरज चमक रहा था। सूरज की किरणें जैसे ही मेरे चेहरे पर आईं, मेरी फौरन आंख खुल गई। मैंने करवट बदलकर देखा तो कमरे में दीदी मौजूद नहीं थी। मेरी तो हैरानी के मारे आंखें फटी की फटी रह गईं। सुबह के 9 बज रहे थे और दीदी घर से जा चुकी थी। रात के 12 बजे वापस आना और सुबह 9 बजे चले जाना मुझे काफी हैरान कर गया। मैंने फौरन अपनी दीदी के लिए प्रार्थना करते हुए कहा, भगवान उन्हें खुश रखे, उन पर कभी भी बुरा वक्त न आए। जितनी तकलीफ वह इस वक्त उठा रही है, उन्हें शादी के बाद सुकून ही सुकून महसूस हो। लेकिन मुझे मालूम ही नहीं था कि मेरी यह तमाम दुआएं कभी भी पूरी नहीं होंगी, क्योंकि मेरी दीदी ने अपने लिए एक ऐसा रास्ता चुन लिया था जहां से वापसी किसी भी कीमत पर मुमकिन नहीं थी। समय धीरे धीरे गुजरता चला गया और बारात का दिन भी सर पर आ पहुंचा। दीदी काफी परेशान नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे दीदी शादी करना ही नहीं चाहती। वह किसी भी कीमत पर यह शादी रोक देना चाहती थी। उनका चिड़चिड़ापन, बात बात पर गुस्सा करना, चीखना चिल्लाना सबको हैरान कर रहा था। घर में काफी मेहमान आए हुए थे। मम्मी भी काफी परेशान हो रही थी, लेकिन दीदी से कुछ नहीं बोल रही थी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि दीदी से अगर कुछ भी कहा जाएगा तो वह फौरन ही गुस्सा करना शुरू कर देंगी। मैंने भी मम्मी को यही समझाया था कि आप चुप रहे, मैं अपने तरीके से दीदी से बात कर लूंगी। घर भर की लाड डहली होने के कारण दीदी मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहती थी, बल्कि मुझसे बहुत प्यार से बात करती थी। अभी थोड़ी देर पहले भी वह मौसा जी पर गुस्सा करके गई थी। वह लोग तो जाना चाह रहे थे, लेकिन मम्मी ने हाथ जोड़कर उन्हें रोका था। मम्मी का बस नहीं चल रहा था कि वह दीदी को खूब डांटें और उनका दिमाग ठीक कर दें। आखिर को न जाने उन्हें कौन सा गुस्सा सवार हो गया था जो वह हर किसी पर निकालती जा रही थी। लेकिन मैंने उन्हें इशारे से मना कर दिया था कि आप दीदी के पास न जाएं, क्योंकि अगर आप जाएंगी तो वह गुस्सा करेंगी और अगर उन्होंने आपको कुछ भी कह दिया तो हम सबको तकलीफ होगी। मैं चुपचाप दीदी के कमरे में गई थी। वह सिर हाथों में गिराए बुरी तरह से रो रही थी। मेरी तो जान पर बनाई थी। मैंने दीदी को कभी भी रोते हुए नहीं देखा था, बल्कि मैंने हमेशा उन्हें बहुत मजबूत देखा था। फौरन उनके पास गई और उन्हें अपने सीने से लगा लिया, जबकि मेरा सहारा मिलते ही वह भी फूट फूट कर रोने लगी। मैं उनके आंसू पोंछते हुए प्यार से बोली, क्या हो गया आपको? आप तो बहुत मजबूत हैं। आप इस तरह क्यों कर रही हैं? एक ना एक दिन तो सबको जाना होता है। आप ही कहती हैं ना कि बादशाहों को भी अपनी बेटी का ब्याह करना होता है। तो फिर इस तरह का बर्ताव क्यों? मम्मी पापा, रिश्तेदार सब परेशान हो रहे हैं। आप इस तरह मत टूटें। अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? जबकि दीदी चुपचाप सिर झुकाकर बैठ गई थी, लेकिन अभी भी उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं चाहती थी कि वह मुझसे बात करे, लेकिन वह मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही थी। बस सिर झुकाकर मेरी हर बात पर हल्के से सिर को हिला देती थी। काफी देर तक उन्हें समझाने के बाद जब उन पर कोई असर महसूस नहीं हुआ, तो मैंने उनके हाथों को पकड़ लिया और उन्हें देखते हुए सवालिया लहजे में बोली, दीदी, कोई समस्या है तो मुझे बताइए। क्या आपको राजवीर भैया पसंद नहीं, या फिर कोई और बात है? मैं कुछ और कहती, इससे पहले ही दीदी बहुत ही गुस्से में बोली, कोई फायदा नहीं है मेरी पसंद या नापसंद का। मुझे महज मेरे घर वालों ने ATM मशीन समझा है और अब मैं वही बन चुकी हूँ। मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं किसी से भी शादी करूं। बेवजह मैं किसी की जिंदगी को तबाह नहीं करना चाहती। जबकि मैं दीदी के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर फटी फटी निगाहों से उन्हें देखने लगी थी। मैं उनसे सवाल करना चाहती थी कि आप इस तरह की सोच कब से रखने लगी हैं? आप तो बहुत अच्छी थी। लेकिन मेरे लबों पर चुप का ताला लग गया था। क्या उन्हें यह रिश्ता मंजूर नहीं था, या फिर कुछ और बात थी? यह सोचने पर मजबूर हो गई थी। थोड़ा समय गुजरने के बाद पार्लर वाली हमारे घर आ गई थी। वह दीदी का मेकअप बहुत ही महारत से कर रही थी। मैं भी उसी कमरे में मौजूद थी, क्योंकि थोड़ी देर बाद मेरा भी मेकअप होना था। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ दीदी की आंखों में मौजूद दर्द को महसूस कर रही थी। वह वाकई अपनी शादी पर बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रही थी। दीदी का ससुराल उनका सारा दहेज ले जा चुका था। मेरा दिल किया कि मैं मम्मी पापा को जाकर बताऊं कि दीदी इस रिश्ते से खुश नहीं है। आप इस शादी को फिलहाल रोक दें या फिर कुछ महीनों के लिए आगे बढ़ा दें। लेकिन अगर हम ऐसा करते
तो हमारी इज्जत पर बात आती और लोग दीदी के किरदार पर 100 बातें बनाते। वैसे भी उन्होंने जितना तमाशा अब तक घर के अंदर लगा दिया था, उससे यह बात साबित हो चुकी थी कि दीदी किसी और को पसंद करती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। कुछ पल और गुजरे थे और दीदी दुल्हन के कपड़े को पहनकर पूरी तरह तैयार हो गई थी। मेरी तो उनसे नजरें ही नहीं हट रही थीं। भगवान ने उन्हें कुदरती खूबसूरती दी थी। खूबसूरत सफेद चेहरा, मलाई जैसी त्वचा, खूबसूरत गजाली आंखें, छोटी सी नाक, कुदरती गुलाबी गाल, पंखुड़ियों जैसे खूबसूरत होंठ। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे वह शहजादी हो। कुछ पल बाद ही मम्मी पापा कमरे में आ गए थे और दीदी को दुल्हन के जोड़े में देखकर दोनों ही इमोशनल हो गए थे। मैं उन तीनों को देख रही थी जबकि दीदी उनसे रुख फेर चुकी थी। उन्होंने मम्मी पापा को देखकर उनसे बिल्कुल भी दुआएं नहीं ली थीं। पापा करीब आए थे। अभी वह दीदी के सिर पर हाथ रखते, इससे पहले ही वह बोल पड़ी, मुझे आप दोनों की दुआओं की जरूरत नहीं है। मैंने कहा था ना, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। लेकिन आप लोगों ने मेरी बात को नहीं सुना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए अहमियत ही नहीं रखती हूँ, बल्कि आपके लिए सिर्फ आपकी इज्जत अहमियत रखती है। इसीलिए अपनी इज्जत को बरकरार रखें और मुझे बिना दुआओं के ही विदा कर दें। मैं मरने के लिए तैयार हूँ। यह कहते ही दीदी स्टेज पर बैठ गईं, जबकि मैं अपना सिर पकड़ चुकी थी। क्या अचानक से मेरी दीदी को हुआ क्या है? वह तो बिल्कुल ठीक थी। उन्होंने कभी इस तरह की बात भी नहीं की। मुझे बहुत रोना आ रहा था, लेकिन मैंने अपने आप को काबू कर लिया था। मैं बेवजह का तमाशा लगाकर सबको परेशान नहीं करना चाहती थी। समय धीरे धीरे गुजरता चला गया और मम्मी पापा रोते हुए कमरे से चले गए। लेकिन लगातार दीदी के हाथ में मौजूद उनका मोबाइल बजता जा रहा था। मैं तो हैरान थी कि शादी के दिन कौन उन्हें फोन कर रहा है। पल भर को मेरा दिल किया कि मैं दीदी से बोल दूं कि आप अपना मोबाइल मुझे दे दें। जिसका भी फोन आएगा मैं उसे सूचना दे दूंगी कि आपकी शादी है और आप व्यस्त हैं। लेकिन दीदी ने जिस अंदाज में अपना मोबाइल थाम रखा था, उनके हाव भाव से ही मैं समझ गई थी कि वह किसी को भी अपना मोबाइल देने का इरादा नहीं रखती है। उनके चेहरे पर मौजूद घबराहट के भाव देखकर मैं हैरान थी। हालांकि दीदी राजवीर भैया से संपर्क में थी। वह काफी बहादुर किस्म की महिला थी। उन्होंने कभी भी इस तरह से परेशानी जाहिर नहीं की थी। लेकिन आज जो उनके चेहरे पर मौजूद भाव थे, उन्हें देखकर ही मैं समझ गई थी कि मामला कुछ और है। त्री दीदी हमसे कुछ छुपा रही थी, लेकिन मैंने उनसे कोई भी सवाल नहीं किया था। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया और बारात हमारी दहलीज पर आ गई। मम्मी पापा ने उन लोगों का स्वागत बहुत अच्छे तरीके से किया था। मम्मी और पापा का चेहरा उतरा हुआ लग रहा था। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि दीदी ने आज के दिन उन्हें नाराज कर दिया है, लेकिन मैं सबसे मुस्कुराकर मिल रही थी, क्योंकि किसी एक को तो घर वालों को संभालना ही था। सब काम सिलसिलेवार तरीके से चल रहे थे। अब शादी की रस्में शुरू हो गई थीं और कुछ ही पलों में मेरी दीदी तमाम अधिकारों के साथ एक ऐसे शख्स के नाम हो गई जिसे वह शायद पसंद नहीं करती थी। मेरी आंखें भी नम हो चुकी थीं और यही हाल मेरी मम्मी और पापा का था। सचमुच जब बेटियां विदा हो रही होती हैं तो माँ बाप की रंगत ही बदल जाती है। मेरे मम्मी पापा का हाल भी बहुत बुरा हो रहा था। थोड़ी देर बाद ही दीदी की सास ने विदाई की बात कह दी थी। पापा का बस चलता तो वह किसी कीमत पर भी आज विदाई नहीं करते। उनके अंदर तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी, क्योंकि जिस तरह की बातें दीदी ने उनसे कही थीं, उसके बाद उनका दिल बहुत ज्यादा खराब हो गया था। लेकिन विदाई तो करनी ही थी। फिलहाल उन्होंने तमाम बातों को नजरअंदाज किया और दीदी की विदाई दे दी। जिस पल मेरी दीदी मेरे गले लगी, मुझे खूब रोना आया। बचपन की तमाम यादें मेरी आंखों के सामने घूमने लगीं। मुझे कभी भी किसी भी चीज की परवाह नहीं होती थी, क्योंकि मुझे मालूम होता था कि मेरे साथ मेरी दीदी है। मैं किसी भी मुश्किल में आऊंगी तो मेरी दीदी मुझे संभाल लेंगी। जरा सी चोट पर भी मैं रोते हुए मम्मी के पास जाने के बजाय दीदी के पास आती थी और वह मुझे बिल्कुल एक माँ की तरह अपने सीने से लगाकर चुप कराती थी। कभी खेलते हुए मुझे कोई बच्चा मार देता था, वह भी मैं अपनी दीदी से ही बताती थी, ताकि वह मेरे साथ जाकर लड़ाई करें। वह सारी यादें याद आने के बाद मुझमें बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं अपनी आंखों से दीदी को जाते हुए देखती। इसीलिए मैं रोते हुए ड्रेसिंग रूम में आ गई। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया और मेरी दीदी हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़कर अपने ससुराल की हो गईं। मम्मी पापा, हम सब काफी इमोशनल थे। मैरिज हॉल से हमारी वापसी बहुत देर में हुई। जब हम घर पहुंचे तो हमारा आंगन बहुत वीरान लग रहा था। पापा मम्मी को देखते हुए बोले, आज लक्ष्मी का जाना बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा है। जिस अंदाज में उसने हमसे बात की है, न जाने क्यों ऐसा महसूस होता है कि हमारी बेटी इस रिश्ते से खुश नहीं थी। हालांकि उसने अपनी रजामंदी जाहिर की थी कि वह राजवीर को पसंद करती है
और उससे शादी के लिए राजी है, मगर न जाने उसको अब क्या हो गया था। पापा की बात सुनकर मैं भी सोच में पड़ गई थी। कुछ तो था जो दीदी हमसे छुपा रही थी। उनके चेहरे पर मौजूद परेशानी, बार बार बजता फोन, यह सब कोई अच्छी बातें नहीं थी। फिलहाल हमने तमाम बातों को दरकिनार कर दिया क्योंकि रात काफी हो चुकी थी और हमारे साथ बहुत सारे मेहमान थे। हमने फौरन ही उन लोगों के रहने का बंदोबस्त किया और मैं अपने कमरे में आकर बैठ गई। मैं काफी देर तक दीदी की चीजों को ही टटोलती रही और फिर कुछ पलों बाद ही मैं गहरी नींद में सो गई। अगली सुबह दीदी हमारे घर आ गईं। उन्होंने आते ही मम्मी पापा को गले से लगाया और अपने कल के रवैये की माफी मांगी। मौसा जी के आगे भी उन्होंने हाथ जोड़े कि वह गलत थीं। उन्हें इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। जबकि मौसा जी तो फौरन ही राजी हो गए थे। वह काफी अच्छे इंसान थे। उन्होंने कभी भी कोई तमाशा नहीं किया था। मैं भी दीदी को मिलकर काफी संतुष्ट हो गई थी क्योंकि उनके चेहरे पर इत्मीनान देखकर मैं समझ गई थी कि वह अपने पति के साथ खुश हैं। वह 2 घंटे हमारे साथ रुकी और फिर राजवीर भैया उन्हें अपने साथ अपने घर ले गए। किसी ने भी कोई ऐतराज नहीं किया था क्योंकि वह अब अपने ससुराल की हो गई थी। उनका रिसेप्शन 2 दिन बाद था। तैयारियां फौरन ही शुरू हो गईं। मैं तो दीदी से मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया और उनका रिसेप्शन भी कब पूरा हुआ किसी को कुछ पता नहीं चला। शादी के फंक्शंस ने सबको ही थका दिया था। रिसेप्शन अटेंड करने के बाद सारे मेहमान अपने घर चले गए। हमारा घर अब सही मायनों में बिल्कुल वीरान हो गया था। मैं घर में बहुत ज्यादा चंचल थी। थोड़ी बहुत रौनक मेरे बोलने से हो जाती थी, लेकिन जो बात दीदी की थी वह कभी भी मेरी नहीं हो सकती थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया और दीदी की शादी को तकरीबन 4 महीने का अरसा बीत गया। इस 4 महीने के दौरान दीदी कई बार हमसे मुलाकात के लिए आईं। वह ज्यादातर मम्मी पापा के पास ही वक्त गुजारा करती थीं। उन्हें अपने उस दिन के रवैये पर बहुत ज्यादा पछतावा था। उनका कहना था कि शादी वाले दिन मुझे बिल्कुल भी अपने माँ बाप से इस तरह बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी, जबकि मम्मी पापा तो उन्हें उस पल ही माफ कर गए थे क्योंकि उन्हें मालूम था कि दीदी ने वाकई इस शादी के लिए और इस घर के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। लेकिन हम लोगों को मालूम ही नहीं था कि वह कुर्बानियां देते देते कहां पहुंच गई थीं। 4 और कैसी नौकरी कर चुकी थी। वक्त का काम है गुजर जाना और वो गुजरता जा रहा था। शादी को अब पूरे 8 महीने का अरसा बीत गया था। लगातार मेरा दिल दीदी के पास रुकने को चाह रहा था। मेरे पास काफी बातें जमा हो गई थीं जो मैं उनसे करना चाहती थी, लेकिन उनका ससुराल दूर था, इसीलिए मुझे थोड़ी घबराहट भी हो रही थी। लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं दीदी के घर जाकर उनके पास कुछ दिन रुकूंगी। मैं जानती थी कि पीछे से मम्मी पापा अकेले हो जाएंगे, लेकिन मुझे अपनी मम्मी पर भरोसा था कि वो सब चीजें संभाल लेंगी। मैंने मम्मी पापा से इजाजत मांगी तो वो लोग फौरन ही राजी हो गए थे, बल्कि मुझे राय देते हुए बोले थे कि अपनी दीदी का हाथ भी बंटा देना, उसका बहुत ख्याल रखना। अभी वो बहुत ज्यादा परेशान होगी, बिल्कुल भी तुम वहां जाकर उस पर बोझ मत बनना। मैंने उनसे वादा किया था और अपना सामान बांधकर बिना बताए ही दीदी के घर पहुंच गई थी। दीदी और राजवीर भैया अपने ससुराल के सामने वाले घर में रहते थे। उनका ससुराल काफी बड़ा था। वहां पर राजवीर भैया का कमरा भी मौजूद था, लेकिन वो दोनों पति पत्नी वहां एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे। राजवीर भैया का कहना था कि मुझे अपनी पत्नी के साथ प्राइवेसी चाहिए, इसीलिए मैं एक अलग घर में रहूंगा। हम सब काफी हैरान हुए थे, जबकि दीदी ने मना भी करना चाहा था, लेकिन राजवीर भैया ने किसी की नहीं सुनी थी और अलग घर रेंट पर ले लिया था। मैं घर के दरवाजे पर पहुंची तो राजवीर भैया अपने काम पर जा रहे थे और दीदी उन्हें मुस्कुराकर अलविदा बोल रही थी। वो मुझे देखते ही दोनों हैरान रह गए थे। दीदी फौरन मुझे गले से लगाते हुए बोली, छोटी, तुम यहाँ पर कैसे आ गई? तुमने तो मुझे बताया भी नहीं था। उनके लहजे में मौजूद खुशी को देखकर मैं भी मुतमिन हो गई थी, वरना यहाँ आने से पहले तो मुझे यही डर लग रहा था कि न जाने दीदी मुझे देखकर कैसा एक्सप्रेशन जाहिर करेंगी। लेकिन अब उन्हें खुश देखकर मैं भी संतुष्ट हो गई थी और दीदी के गले से लगते हुए प्यार से बोली, आपकी याद इतनी सता रही थी कि मैं ठहर ही नहीं पाई, इसीलिए सोचा कि चंद दिन आपके पास गुजार लेती हूँ। मेरा ये कहना था कि दीदी के चेहरे पर से एक साया सा गुजरा था, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि मुझे अपने साथ लगाते हुए अंदर ले गईं। राजवीर भैया अपने काम पर जा चुके थे, वो मुझे देख नहीं पाए थे। मैं घर के अंदर दाखिल हुई तो मुझे एक अजीब सी वीरानी महसूस हुई। हालांकि इन दोनों की शादी को 8 महीने हो गए थे, मगर फिर भी न जाने क्यों मुझे ये घर काफी अंधेरा अंधेरा सा महसूस हुआ। मैंने दीदी को देखते हुए अपनी परेशानी भी जाहिर किया। दीदी, न जाने क्यों मुझे एक अजीब सी बेचैनी हो रही है। आपके घर में कुछ है, कुछ अलग है। जबकि दीदी मुझे हैरान निगाहों से देखते हुए बोली,
क्या फालतू की बातें कर रही हो? खैर, ये बताओ कि कितने दिन रहने के लिए आई हो? उनका बात को पलट देना मैंने बखूबी समझा था, लेकिन मैं खामोश हो गई थी। अगर वो इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी तो मैंने भी उन्हें कुरेदना अच्छा नहीं समझा था। मैं फौरन ही उनसे बातों में मग्न हो गई थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया था और मुझे दीदी के घर आए हुए पूरा एक दिन का वक्त बीत गया। मेरी राजवीर भैया से भी मुलाकात हो चुकी थी। वो भी बहुत खुशी का इजहार कर रहे थे। मैं उन दोनों के बराबर वाले कमरे में ही ठहरी थी। दीदी ने मेरी पसंद का खाना बनाया था। हम तीनों ने आज एक साथ ही खाना खाया। साथ में काफी देर तक बैठकर गप्पे मारे, जबकि मैं बार बार महसूस कर रही थी कि दीदी घड़ी को देख रही हैं। हालांकि राजवीर भैया का चेहरा संतुष्ट था। एक पल के लिए मुझे एहसास हुआ कि शायद वो दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना चाहते हैं, लेकिन राजवीर भैया के एक्सप्रेशन से बिल्कुल भी ये बात जाहिर नहीं हो रही थी कि वो अकेले में वक्त गुजारना चाहते हैं। लेकिन दीदी के चेहरे से ही मुझे पता लग गया था कि कुछ गड़बड़ है। मैं बहाना बनाकर कमरे में जाने लगी। वो दोनों पति पत्नी थे। जब से राजवीर भैया काम से आए थे वो मेरे साथ ही बैठकर गप्पे मार रहे थे, इसीलिए मैंने आगे पीछे होने के बारे में सोच लिया था। मैंने जैसे ही कहा कि मुझे सोना है तो दीदी फौरन अपनी जगह से खड़ी हो गईं और मुझे बोली, तुम्हें तो पहले ही सो जाना चाहिए था। इतनी रात हो गई है और तुम बेवजह अपनी नींद खराब करके बैठी हुई हो। जबकि राजवीर भैया फौरन बोले, अब ये घर इसका तो नहीं है, यहां पर ये मेहमान है। इंसान को नींद कहाँ जल्दी आती है। अगर छोटी बैठना चाहती हो तो बैठ जाओ, थोड़ी देर और बातचीत कर लेते हैं। राजवीर भैया मजाक करते हुए बोले थे, जबकि मेरी दीदी फौरन ही उन्हें डांटते हुए बोली, कोई जरूरत नहीं है, बेवजह इसकी नींद का वक्त खराब होगा। तुम जाओ और आराम करो, और आप भी चलें, सुबह ऑफिस जाना है। मुझे दीदी का अंदाज काफी अजीब लगा था। दिल चाहा था कि मैं उन्हें ये बताऊं कि आप किस तरह मुझसे मुखातिब हो रही हैं, लेकिन मैंने चुप रहने में ही सही समझा। मैं खामोशी से कमरे में आ गई थी। कमरे में भी मुझे एक अजीब सी वीरानी महसूस हुई थी। ऐसा लगता था जैसे यहां पर कुछ गलत होता है, लेकिन क्या, मैं समझ नहीं पाई थी। आज से पहले भी मैं दीदी के ससुराल गई थी, राजवीर भैया से मुलाकात की थी, लेकिन इतनी हैरानी मुझे कभी महसूस नहीं हुई थी। फिर मैंने यह सोचकर सर झटक दिया था कि भला इस घर में बंदे ही कितने हैं, एक राजवीर भैया और दीदी। आज मैं आ गई हूं तो थोड़ी चहल पहल हो गई है, वरना तो इस घर में कोई होता ही नहीं होगा। शायद तभी मुझे वीरानी लग रही है, लेकिन दिमाग कुछ और बोल रहा था। मैंने फिलहाल अपना सर झटक दिया था और बिस्तर पर लेटकर चंद पल बाद ही गहरी नींद में चली गई थी। रात कतरा कतरा करके पिघलती जा रही थी। तकरीबन 3 बजे के वक्त मुझे बाहर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। मेरी नींद काफी कच्ची थी। जरा सा शोर भी मेरी आंख खोलने के लिए काफी होता था। मैंने फौरन चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन कमरे में ऐसा कोई नहीं था जिस पर मुझे शक हो। मैं दरवाजे के पास आई। क्या मुझे कमरे से झांकना चाहिए था? लेकिन मैं फौरन ही सर नहीं में हिलाकर पीछे हो गई। उन दोनों के दरमियान प्राइवेसी को मैं खराब नहीं करना चाहती थी, लेकिन जिस अंदाज में बाहर से कुछ गिरने की आवाज आई थी, हो सकता था कि घर में कोई चोरवार घुस आया हो। मैं इस टेंशन के साथ कमरे से बाहर आई तो कोई भी कॉरिडोर में मौजूद नहीं था। एक पल के लिए मुझे हैरानी हुई, लेकिन मैंने अपना सर झटक दिया। बेवजह के टेंशन पालकर मैं खुद को हल्का नहीं करना चाहती थी। कमरे में आकर काफी देर तक सोने की कोशिश करती रही, लेकिन नींद अब उड़ चुकी थी। इसीलिए मैं कॉफी पीने के बहाने किचन में आ गई, लेकिन किचन की लाइट्स ऑन थीं, यानी घर में कोई जागा हुआ था। मैंने गर्दन मोड़कर दीदी के कमरे की तरफ देखा तो उनके कमरे का दरवाजा बंद था और लाइट्स भी ऑन ऑफ थीं। तो यह क्या माजरा था? क्योंकि दीदी सुबह से मुझे बार बार बिना वजह बिजली खर्च करने पर टोक रही थीं, कह रही थीं कि यहां पर बिल ज्यादा आता है, अच्छे से बिजली का इस्तेमाल करो। तुम्हारे जीजू थोड़ा गुस्सा करते हैं। और अब उनका किचन की लाइट को ऑन छोड़ देना मेरे लिए किसी खतरे की अलामत थी। लेकिन मैंने अपना सर झटक दिया कि हो सकता है बेध्यानी में लाइट ऑन रह गई हो। मैंने अपने लिए काफी बनाई और वहीं खड़े होकर पीने लगी। अभी मैंने चंद घूंट ही अपने हलक में उतारे थे कि सामने से मुझे दीदी सीढ़ियों से उतरती हुई नजर आईं। मेरी आंखें हैरानी के बायस बड़ी हो गईं। रात के 3:45 बजे का वक्त हो रहा था और दीदी का इस पहर ऊपर छत से आना मेरी समझ से बाहर था। आज भी दीदी के चेहरे पर थका देने वाले एक्सप्रेशन थे और उनकी चाल में भी लड़खड़ाहट थी। उनकी हालत शादी से पहले जैसी लग रही थी। वो अभी किचन के पास से गुजरती। इससे पहले ही मैंने उन्हें पुकारते हुए पूछा, दीदी कहाँ से आ रही हो? मेरा यह सवाल करना उन्हें बुरी तरह से डरा चुका था। वो डर कर 2 कदम पीछे हुई और जब उन्हें होश आया तो मुझे सर्जिश करते हुए बोली, तुम क्या जुगनू की तरह पूरे घर में भटकती फिर रही हो?
यह कोई वक्त है जागने का? और तुम क्यों कॉफी पी रही हो? तुम्हारी नींद उड़ जाएगी। मैंने उनकी बात सुनकर फौरन कहा, नहीं, वैसे ही मैं सो रही थी। अचानक से बाहर कुछ गिरने की आवाज आई। देखा तो कोई भी नहीं था। फिर दोबारा सोने की कोशिश की, लेकिन नींद उड़ चुकी थी। इसीलिए सोचा कि अपने लिए कॉफी बना लेती हूं। क्या पता कॉफी पीने के बाद नींद आ जाए। दीदी ने सर को हल्की झुकाकर जवाब दिया। उनकी आंखें थकी थकी लग रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो नींद में हो। वो मुझे यह कहकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गईं कि काफी पीकर लाइट्स ऑन ऑफ कर देना। मैंने भी फौरन सर को हिलाकर हामी भर दी। मैं हैरान थी कि दीदी यह सब क्या कर रही हैं। रात के इस पहर छत से आना कुछ अच्छी बात तो नहीं थी। मैंने सोच लिया था कि जीजू के जाने के बाद दीदी से यह सवाल जरूर करूंगी। मेरे जीजा जी का काम थोड़ा अलग था। वो 4 दिन शहर से बाहर रहते थे और बाकी के 2 दिन दीदी के साथ गुजारा करते थे। कल भी उनकी वापसी थी। दीदी ने उन्हें बहुत अच्छे तरीके से विदा किया था। मैं तो सो रही थी, मुझे कुछ मालूम नहीं था। सुबह जब मैं जागी तो जीजा जी अपने काम पर जा चुके थे। यानी 4 दिन तक अब दीदी के घर में कोई भी मर्द मौजूद नहीं था। एक पल के लिए मुझे हैरानी हुई थी कि दीदी इतने बड़े घर में अकेले कैसे गुजारा कर लेती हैं। वैसे उनका ससुराल वाला घर भी कुछ छोटा नहीं था, और जो कमरा उनके हिस्से में आया था वो भी बड़ा था। मेरी दीदी काफी तन्हाई पसंद थी। यकीनन ये उनकी डिमांड रही होगी, मगर मैंने इस बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं कहा था। नाश्ते की मेज पर ही मैंने रात वाला किस्सा उनसे पूछा था। आप रात को इतनी देर से छत पर क्या करके आ रही थीं? और काफी थकी हुई भी लग रही थीं। मेरी बात सुनकर उनके चेहरे पर से एक साया सा गुजरा था। मैं कुछ और कहती, इससे पहले ही वो भड़क उठी थीं और मुझे देखते हुए बोली, बेवजह के सवालात करके परेशान करने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस कपड़े देखने के लिए गई थी। सुबह मैंने कपड़े धोकर तार पर सुखाए थे। उनका फौरन ही बात को कवर कर लेना मुझे बखूबी समझ आ गया था, लेकिन मैं चुप रही थी। मैंने न कभी दीदी की बात पर सवाल उठाया था और न ही आज उठाने का हक रखती थी। वक्त गुजरता जा रहा था और मुझे दीदी के घर रहते हुए आज 5वां दिन हो गया था। दीदी ने मुझे एक बार भी यह नहीं कहा था कि तुम मम्मी पापा के घर चली जाओ। हाँ, लेकिन उनके चेहरे से मुझे ऐसा लगता था जैसे वो मेरे यहां होने से खुश नहीं हैं। उनके किसी काम में खलल पड़ रहा है, मगर फिलहाल मैंने इस पर ध्यान देना जरूरी नहीं समझा था। मैं दीदी के साथ वक्त गुजारना चाहती थी, अब वो चाहे जबरदस्ती हो या खुशी से। दिन अपनी रफ्तार के मुताबिक गुजर चुका था और रात का खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में आ गई थी। थोड़ी देर मोबाइल इस्तेमाल करने के बाद मैं लेट गई थी और आंखें मूंद ली थीं, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। घड़ी में 12 बज रहे थे, लेकिन नींद आने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं किसी एहसास के तहत उठी थी। मैंने सोचा था कि थोड़ी देर छत पर टहलकर अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करूंगी। क्या पता खुली हवा में सांस लेने के बाद मुझे नींद आ जाए। मैं कदम दर कदम चलते हुए छत पर आ गई। मैं छत के एक कोने में चली गई थी, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र छत के दूसरे कोने पर गई, मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरे कदमों तले जमीन खिसक गई थी। मैंने कभी ख्वाबो ख्याल में भी सोचा नहीं था कि मेरी दीदी इतना घिनौना काम कर रही होंगी, क्योंकि वो बिल्कुल मेरी आंखों के सामने एक लड़के के ऊपर बैठी हुई गलत काम कर रही थी और कई लड़के लाइन लगाकर खड़े हुए थे। एक के बाद एक उनके करीब आ रहा था और उनके जिस्म का इस्तेमाल कर रहा था। मेरी दीदी जीजा जी को धोखा दे रही थी। मेरी दोनों आंखें फटी की फटी रह गई थीं। अभी वो 2 लड़कों को फ्री करके बैठी ही थीं कि अचानक एक छोटा लड़का उनके करीब आया। अंधेरे में ज्यादा कुछ खास नजर तो नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही मेरी दीदी की चीख की आवाज आई, मेरा दिल दहल गया। मैं फौरन उनकी तरफ बढ़ी। सामने मौजूद लड़के को देखकर मैं भी हैरान रह गई, क्योंकि वो छोटा लड़का कोई और नहीं बल्कि दीदी का देवर था, जो अपनी भाभी को इस्तेमाल करने के लिए आया था। यानी दीदी के देवर को उनकी हर कारस्तानी के बारे में मालूम था। दीदी की तो जान मुझे देखकर हिलकान हो गई थी। उन्होंने फौरन वहां मौजूद तमाम लड़कों को भगा दिया। दीदी का देवर भी फौरन वहां से भागने लगा, लेकिन दीदी ने उसे पकड़ लिया। तमाम लड़कों के जाने के बाद दीदी ने मेरी ही आंखों के सामने उससे सवाल किया, तुम्हें ये सब कैसे मालूम हुआ? और फिर जो बात उसने बताई, वो सुनकर दीदी की आंखों में आंसू आ गए। उसका कहना था, ये सब मुझे राजवीर भैया ने बताया है। उन्होंने ही कहा था कि मैं आप पर नजर रखूं, और जब मुझे मालूम हुआ कि आप मर्दों के साथ गैर काम कर रही हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी हाथ साफ कर लूं। 7 लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि आप अंधेरे में भी मेरा चेहरा पहचान जाएंगी। उसकी बात सुनकर
दीदी बुरी तरह से परेशान हो गईं और उसके आगे हाथ जोड़ते हुए मिन्नत करने लगीं कि भगवान के लिए अपने भाई को ये नहीं बताना। उनका ये कहना था कि वो फौरन बोला था, तो फिर आप मेरे साथ संबंध स्थापित करें। लेकिन दीदी के लिए ये कोई आसान बात नहीं थी। उन्होंने फिलहाल उसे टालकर वहां से भेज दिया और मुझे देखते हुए नजर चुराई। वह नीचे जाती, इससे पहले ही मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और सवालिया लहजे में बोली, ये सब कुछ क्या है? ये आप क्या कर रही हैं? क्यों अपनी जिंदगी को तबाह कर रही है? आज आपके देवर को ये सब पता चल गया है, कल को आपके पति को भी पता चलेगा, तब आप क्या करेंगी? मेरी बात सुनकर अचानक ही वह जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उनके रोने का अंदाज देखकर मैं बुरी तरह से दहल गई थी और जब मैंने वजह पूछी तो कहने लगी, शादी से पहले मम्मी पापा का दबाव बुरी तरह से बढ़ता जा रहा था कि हमें पैसों की जरूरत है, ये तुम कोई अच्छी नौकरी करो। मगर मुझे नौकरी मिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसी दौरान मुझे एक औरत मिली थी जिसने मुझे यही सब करने का मशवरा दिया था। पहले पहल तो मुझे ये सब कुछ काफी गलत लगा था, क्योंकि मैं राजवीर से मोहब्बत करती थी और उनके साथ ही जिंदगी गुजारना चाहती थी। लेकिन जैसे जैसे मैं लोगों के साथ समय बिताने लगी तो उनकी तरफ से मुझे भारी वेतन मिलने लग गया। मुझे अब ये काम अच्छा लगने लगा था, मगर मैं नहीं जानती थी कि ये काम महज दलदल है, यहां से निकलना बहुत मुश्किल है। शादी के बाद मैंने तमाम राब्ते खत्म कर दिए थे, लेकिन किसी भी तरह वो लोग मेरे तक पहुंच गए थे। उनका कहना था कि अगर मैंने उन्हें खुश न किया तो वो लोग राजवीर को सब बता देंगे। यही वजह है कि मैं मजबूर होकर ये काम करने पर राजी हो गई थी। रोजाना कोई न कोई जरूर आता है और मुझे बर्बाद कर देता है। दीदी की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं अपनी दीदी के लिए क्या करूं। काफी देर उनसे बातें करने के बाद और उनका दर्द सुनने के बाद मैंने एक फैसला किया था और दीदी की तरफ देखते हुए बोला, मैं जानती हूं दीदी, ये सब कुछ काफी मुश्किल होगा, लेकिन आपके लिए यही बेहतर है कि आप ये सब बातें राजवीर भैया को बता दें। फिर जो फैसला वो करेंगे उसे अपना लें, क्योंकि आपको इस काम से निकलना है, वरना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। मेरी बात सुनकर दीदी काफी संतुष्ट हो गईं और फिर कुछ सोचकर उन्होंने रजामंदी जाहिर कर दी थी, क्योंकि भलाई इसी में थी। अगर वो अपने पति को अपने ऊपर बीती कहानी सुना देती तो क्या पता उनके पति उनकी हर बात पर सिर झुका देते। और मुझे यकीन था कि राजवीर भैया अब दीदी से बहुत प्यार करते हैं। वो उनकी तकलीफ भी समझेंगे और उनकी मजबूरी को भी महसूस करेंगे। और शुक्र था कि राजवीर भैया ने दीदी की हर बात बहुत ध्यान से सुनी थी और उनकी शख्सियत पर यकीन करके उनके साथ एक बार फिर जिंदगी का आगाज किया था। वो दीदी को अपने साथ अपने काम की जगह पर ही ले गए थे। उनका कहना था कि अगर मैं अपनी पत्नी को यहां छोड़ूंगा तो पीछे से वही लोग मेरी पत्नी का जीना हराम कर देंगे, और मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी और किसी परेशानी में हो। जब मेरी बहन यहां से जा रही थी तो उसके चेहरे पर मौजूद सकून और इत्मीनान को देखकर मुझे बहुत राहत मिली थी। उसने जाते जाते मेरा खूब शुक्रिया अदा किया था। उसका कहना था कि अगर तुम मेरी मदद न करती और मुझे न समझाती तो आज मैं दलदल से कभी न निकल पाती। बेशक माँ बाप को चाहिए कि अपनी औलाद पर जिम्मेदारियां डालें, मगर इतनी जिम्मेदारियों का बोझ न बढ़ा दें कि वो गलत काम की तरफ जाएं। मेरी तमाम माँ बाप से रिक्वेस्ट है कि अपने शब्द का चुनाव भी बेहतर करें। जिस तरह आपको औलाद के शब्द से तकलीफ होती है, उसी तरह औलाद को भी माँ बाप के शब्द से तकलीफ होती है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।